हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके बीच में एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के बीच में एक टॉपिक डिस्कस करूँगा। इस टॉपिक का नाम मुद्रास्फीति है। टॉपिक का नाम मुद्रास्फीति है। इंग्लिश में इसे हम लोग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि मुद्रास्फीति क्या होती है। सबसे पहले जानेंगे मुद्रास्फीति क्या है, क्या होती है। दूसरा हम लोग जानेंगे मुद्रास्फीति के कितने प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं। इस चीज को हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे मुद्रास्फीति के प्रभाव कौन कौन से होते हैं। प्रभाव कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मुद्रास्फीति को रोकने के क्या क्या उपाय होते हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे मुद्रास्फीति क्या होती है, क्यों होती है। ये सब चीज को हम इस वीडियो के माध्यम से आज देखेंगे। तो व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, हाउ कैन वी चेक द इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मुद्रास्फीति है क्या, इसका मतलब क्या होता है और हम लोग इसे क्यों पढ़ते हैं, इससे क्या बेनिफिट होता है, इसे जानना क्यों आवश्यक है। इस चीज को हम लोग जानते हैं। तो मुद्रास्फीति दो वर्ड से बना हुआ है, मुद्रा और स्फीति। मुद्रा का मतलब होता है रुपया, अर्थात करेंसी, किसी भी देश की करेंसी। और जब हम स्फीति को देखते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाना। यानी मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा यानी करेंसी अर्थात करेंसी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। यानी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाना यानी इकोनॉमी के अंदर अत्यधिक मनी का सप्लाई हो जाना। जिससे क्या होगा, जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी
मुद्रा की मूल्य में कमी आ जाएगी। दो इम्पोर्टेंट चीजें कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है जिससे कि उसकी वैल्यू फॉल हो जाती है। जब अर्थव्यवस्था के अंदर लार्ज सप्लाई ऑफ मनी हो जाती है, लोगों के पास अत्यधिक पैसा हो जाता है, तो सभी लोग उस पैसे को लेकर बाजार की तरफ भागते हैं। और चूंकि सभी लोग के पास पैसे हैं तो सभी लोग वस्तुओं को खरीदने की कोशिश करते हैं। और चूंकि सभी लोग अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी के अंदर, मार्केट के अंदर वस्तु को खरीदने के लिए बाजार में भागते हैं, तो वो पैसे की क्रय शक्ति जो होती है, खरीदने की क्षमता जो होती है, उसमें गिरावट आ जाती है। यानी मुद्रा का मूल्य में कमी हो जाता है, वैल्यू ऑफ मनी फॉल हो जाता है। मुद्रा का मुख्य काम क्या है? वस्तु को खरीदने की क्षमता। जैसे यदि हम 100 रुपये के नोट की बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये की नोट है, 100 रुपीज की नोट है, तो इस 100 रुपीज का आशय क्या है कि इस 100 रुपीज से कोई व्यक्ति कितने वस्तु को खरीद सकता है, क्रय कर सकता है, यह इस 100 रुपीज की वैल्यू है। यदि वह 100 रुपीज में 10 किलो आटा खरीद सकता है तो हम कह सकते हैं कि इस 100 रुपीज की में हम 10 किलो आटा को परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आने वाले समय में इस 100 रुपीज से हम 80 किलो आटा खरीद पाते हैं तो कहेंगे कि 100 रुपीज की खरीदने की क्षमता घट गई है। कितनी घट गई? 20 किलो घट गई है। तो इसी को हम लोग मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं कि जब अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तु को खरीदने की क्षमता में कमी आ जाती है तो उसे हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है, या हम कह सकते हैं मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। तो मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसा माहौल होता है अर्थव्यवस्था के अंदर जिसमें जब लोगों के पास अधिक मात्रा में रुपये आ जाते हैं तो वह वस्तु को खरीदने के लिए बाजार की तरफ भागते हैं। लेकिन इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, अल्पकाल की अवधि में वस्तु की पूर्ति बाजार में नहीं की जा सकती, जिससे अधिक पैसे कुछ वस्तु की पीछा करते हैं। सभी लोग उस वस्तु को खरीदने के लिए भागते हैं, तो वस्तु तो बाजार में सीमित है लेकिन पैसे अधिक है, तो उस वस्तु की कीमत ऊपर उठ जाती है, ऊपर चली जाती है, अधिक हो जाती है। यानी पैसे की मात्रा अगर अर्थव्यवस्था में अधिक हो जाएगी तो अधिक पैसा कुछ वस्तु की पीछा करेगा, और कुछ वस्तु की पीछा करने की वजह से उस वस्तु की कीमत अत्यधिक हो जाएगी, क्योंकि सभी उपभोक्ता को लगेगा कि हमें उस वस्तु को खरीदना चाहिए। और जब वो वस्तु को खरीदने जाएगा तो वस्तु कम हो जाएगी और उसकी कीमत में वृद्धि हो जाएगी। तो मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में अधिक हो जाती है और वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। इसी को हम लोग मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्था के अंदर होती है जिसमें वस्तु की कीमत में वृद्धि देखने को मिलती है और मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और चूंकि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है इसलिए वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है और मुद्रा की परचेसिंग पावर, क्रय शक्ति में कमी आ जाती है, जिसको हम लोग मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रास्फीति को
अर्थव्यवस्था के लिए एक तय सीमा तक उचित माना, लेकिन उससे अगर अधिक हो जाती है तो वह अर्थव्यवस्था के लिए एक नुकसान की स्थिति होती है। हम ये समझते हैं कि मुद्रास्फीति एक तय सीमा तक क्यों उचित है या क्यों होनी चाहिए, इससे क्या बेनिफिट होता है, और यदि मुद्रास्फीति उस लिमिट से क्रॉस कर जाती है, अगर अत्यधिक हो जाती है, तो अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से नुकसान होता है, इस चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन यदि कंट्रोल वे में है, दैट मीन्स अगर उसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, गवर्नमेंट के हाथ से वो निकला नहीं है, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो गई। जब पैसा अर्थव्यवस्था में एक कंट्रोल वे में गवर्नमेंट इनफ्लो करती है, इश्यू करती है, तो लोगों के पास पैसे आते हैं, लोग निवेश करते हैं, निवेश का माहौल बनता है, क्योंकि जब पैसे होंगे तो निवेश का माहौल बनेगा, और जब अत्यधिक पैसे होंगे तो बैंक में ब्याज की दर भी कम होगी, तो निवेशकर्ता उद्यमी बैंक से लोन लेगा, कर्ज लेगा, और वह निवेश करेगा, नए उद्योग धंधे लगाएगा, उत्पादन की गतिविधियों में करेगा। यदि वह पहले से उत्पादन की गतिविधियों में है तो वह नए उस उत्पादन की इकाइयों में विस्तार करेगा। यानी मुद्रास्फीति एक कंट्रोल वे में होने से अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि देखने को मिल सकती है, उद्योग धंधे में विस्तार देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं में वृद्धि होती है, संसाधनों का उचित उपयोग किया जा सकता है। तो बेनिफिट क्या है कि हम लोग उद्योग का विस्तार देख सकते हैं, अगर पैसा है तो उद्योग का विस्तार देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, निवेश होगा, और निवेश होने से ही सब कुछ होगा, क्योंकि निवेश होने से ही उद्योग भी लगेंगे, हाईवे बनेंगे, रोड बनेंगे, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी होगी और लोगों को काम भी मिलेगा। यानी निवेश होने से क्या होगा, रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेंगे तो लोग पैसे कमाएंगे, निर्धनता को कम किया जा सकता है, उद्योग लगेगा तो उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, रोजगार होने से मांग में वृद्धि होगी, यानी इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल वे में है तो एक तरह से अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक स्थिति है, क्योंकि उद्योग का विस्तार होगा, नए नए उद्योग की इकाइयाँ लगेगी, तो उसमें लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, लोग रोजगार उनके पास उपलब्ध हो जाएगी, रोजगार उपलब्ध होगी तो उनकी रोजगार उपलब्ध होने से आय में वृद्धि होगी, काम मिलेगा तो पैसा मिलेगा, और पैसे मिलेंगे तो अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि होगी, और जैसे ही अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि होगी उससे उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी तो अर्थव्यवस्था का विकास होगा, अर्थव्यवस्था का विकास होगा, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी को हम लोग अचीव कर सकते हैं। विभिन्न संसाधनों का विकास होगा, तो हम कह सकते हैं संसाधनों का विकास होगा, संसाधनों का उचित रूप से दोहन किया जा सकेगा और उससे अधिक मात्रा में वस्तुओं का समुचित उत्पादन किया जा सकेगा। तो इतने कई फायदे हैं अर्थव्यवस्था में एक सीमित मात्रा में इन्फ्लेशन होने की। लेकिन यदि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, यानी उस देश की गवर्नमेंट, उस देश की सरकार उसे कंट्रोल नहीं कर पाई है और लोगों के पास अत्यधिक पैसे हो गए, तो उससे क्या होगी, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से मुद्रा की वैल्यू में कमी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ मनी
वैल्यू ऑफ मनी फॉल हो जाएगा। वैल्यू ऑफ मनी फॉल हो जाएगा तो परचेसिंग पावर पैरिटी, जिसको हम लोग कहते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी क्रय शक्ति में ह्रास हो जाएगा। मुद्रा की मात्रा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो मनी की वैल्यू फॉल हो गई, लोगों की क्रय शक्ति घट जाएगी। लोगों की क्रय शक्ति घट जाएगी तो महंगाई में वृद्धि हो जाएगी। महंगाई में वृद्धि हो जाएगी तो जो लोग निर्धन लोग हैं वो पहले की अपेक्षा कम वस्तु को खरीद सकेंगे, यानी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीवन का स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉल हो जाएगा। वे पहले की अपेक्षा कम वस्तु को खरीदेंगे और अर्थव्यवस्था में एक धनी और निर्धन के बीच में जो खाई है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। इसलिए मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए एक नुकसान की भी परिस्थिति को बताता है, क्योंकि मनी की वैल्यू फॉल होगी तो लोगों की खरीदने की शक्ति, परचेसिंग पावर डिक्लाइन हो जाएगी, जिससे कि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। परचेसिंग पावर डिक्लाइन होने का मतलब क्या है? वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी, जिससे महंगाई हो जाएगी और लोगों का जीवन स्तर नीचे आ जाएगा। लोग पहले की अपेक्षा कम भोजन करने लगेंगे और अर्थव्यवस्था में लोगों की स्थिति दयनीय देखने को मिलेगी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि मुद्रास्फीति के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं और मुद्रास्फीति कौन कौन सी होती है। तो पहला टॉपिक हमने कवर किया कि मुद्रास्फीति क्या होती है। एक ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे उसके मूल्य में कमी आ जाती है, परचेसिंग पावर कम हो जाता है और वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। अब आते हैं इसके टाइप, कितने प्रकार के मुद्रास्फीति होते हैं। इन्फ्लेशन टाइप्स, तो किस वजह से इन्फ्लेशन होती है उस चीज को हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले होता है डिमांड की वजह से, दूसरा होता है कॉस्ट की वजह से। डिमांड की वजह से और कॉस्ट की वजह से, इसका मतलब क्या है? यानी जब डिमांड, लोग अर्थव्यवस्था में जब पैसा ज्यादा हो जाता है तो ज्यादा वस्तु की मांग करते हैं, जिसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन हम लोग कहते हैं। और दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसे हिंदी में कहते हैं मांग के आधार पर मुद्रास्फीति या मांग से प्रेरित होकर मुद्रास्फीति। दूसरा होता है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत के आधार पर मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन मुद्रा के आधार पर इन्फ्लेशन और लागत के आधार पर इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति। दोनों में अंतर क्या होता है इस चीज को हम समझते हैं और इसे हम लोग फिगर के आधार पर भी समझेंगे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों होता है और कॉस्ट पुश क्यों होता है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होने की वजह, सबसे मुख्य वजह क्या है कि मुद्रा की मात्रा में, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाना। जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था में लोगों के पास अत्यधिक पैसे हो जाएंगे
और लोग अत्यधिक वस्तु को खरीदने के लिए बाजार की तरफ भागेंगे, जिससे कि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि अत्यधिक पैसे कुछ वस्तुओं की पीछा करेगा, जिससे उन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। ऐसे मांग के आधार पर मुद्रास्फीति कहलाया जाएगा। दूसरा, इसका मुख्य वजह क्या होगा कि जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मुद्रा हो जाएंगी तो अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि हो जाएगी, जिससे लोगों को अत्यधिक रोजगार मिलेगा, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अत्यधिक किया जाएगा, उत्पादन करने के लिए लोगों को रखा जाएगा और उनको रखने से उनको पैसे दिए जाएंगे, जिससे फलतः वे अत्यधिक वस्तु की मांग करेंगे और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से लोग वस्तुओं को खरीदने के लिए जाएंगे और वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। तो मुख्यतः क्या है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से वस्तु की मांग में वृद्धि होगी, वस्तु की मांग में वृद्धि होगी, जिससे वस्तु की कीमत में वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक ऐसा स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति यानी मुद्रा का सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगा। मनी की सप्लाई इंक्रीज होने से लोगों के पास अत्यधिक पैसे हो जाएंगे, लोग ज़्यादा व्यवसाय करेंगे, जिससे अत्यधिक वस्तु की मांग करेंगे और अत्यधिक वस्तु की मांग करेंगे तो वस्तु सीमित है, जिससे कि वस्तु की कीमत में प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज कर जाएगा, जिससे वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी और उसे हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे। इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन को चित्र के माध्यम से समझते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता क्या है, ऐसे हम लोग कैसे समझते हैं। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे हम लोग उत्पादन को लेंगे, उत्पादन अर्थात आउटपुट को लेंगे। एक्स एक्सिस पे आउटपुट को लेंगे। वाई एक्सिस पे हम लोग वस्तु की कीमत को लेंगे, वाई एक्सिस पे हम लोग कीमत को लेंगे यानी प्राइस ऑफ गुड्स को लेंगे। अब हम मुद्रास्फीति, मांग के आधार पर मुद्रास्फीति कैसे होती है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें वस्तु की उत्पादन या वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति और कीमत के बीच में संबंध को दिखाना है। तो सबसे पहले हम सप्लाई का वक्र बनाते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में सप्लाई फिक्स हो जाती है, शॉर्ट टर्म में सप्लाई इंक्रीज नहीं करती है। तो ये आपका सप्लाई वक्र हो गया, यानी वस्तु की सप्लाई जो पूर्ति है वो शॉर्ट टर्म में दिखाई देगी। यानी वस्तु की पूर्ति अर्थव्यवस्था में, मान लिया जाए, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ताकि क्लियर हमें दिखे। वस्तु की पूर्ति मान लिया गया OM है,
यानी एसएस क्या हो गया आपका, पूर्ति वक्र, जिसको हम लोग सप्लाई का कहेंगे। तो शॉर्ट टर्म में सप्लाई आपकी फिक्स है, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं। मान लिया गया डिमांड डीडी है, डिमांड डीडी है, तो डीडी क्या हो गया, मांग वक्र हो गया। मांग वक्र डीडी सप्लाई वक्र एसएस को ई बिंदु पर काटता है। तो वस्तु की कीमत ओपी हो जाती है और वस्तु की मांग ओएम है। यानी अर्थव्यवस्था में वस्तु की पूर्ति ओएम है और वस्तु की कीमत ओपी है। अब सपोज कर ले कि वस्तु की पूर्ति तो ओएम ही है और वस्तु की कीमत ओपी है। इस अवस्था में साम्य बिंदु ई है, अर्थात मांग वक्र डीडी सप्लाई वक्र एसएस को ई बिंदु पर काटता है, जिससे कि वस्तु का कीमत तय किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। वस्तु की कीमत ओपी है। अब सपोज करते हैं कि अर्थव्यवस्था में लोगों के पास पैसे आ गए, लोगों के पास अत्यधिक पैसे आ गए, जिससे कि उनकी क्रय शक्ति अत्यधिक हो गई, वस्तु को खरीदने की क्षमता में उनका वृद्धि हो गया। अब वो अत्यधिक वस्तु को खरीद सकते हैं। ऐसी अवस्था में मांग वक्र ऊपर की ओर चला जाएगा। मांग वक्र आपका ऊपर की ओर चला जाएगा, यानी मांग वक्र आपका D1 हो गया। जैसे ही मांग वक्र ऊपर की ओर जाएगा, वस्तु की कीमत में उछाल आ जाएगी। यानी यहाँ वस्तु की ये हो गया नई मांग वक्र, नई मांग वक्र D1 आपकी नई मांग वक्र हो गई। ये नई मांग वक्र सप्लाई वक्र को E1 बिंदु पर काटती है, जिससे वस्तु की कीमत में वृद्धि होकर PP1 की कीमत वृद्धि होकर OP1 हो जाती है। यानी जब अर्थव्यवस्था में लोगों के पास अत्यधिक पैसे हो जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था में अत्यधिक पैसे होने की वजह से लोग अत्यधिक वस्तु की मांग करते हैं, जिससे वस्तु तो सीमित है, क्योंकि जो सप्लाई है वह फिक्स है, बेलोच है, और वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में ये देखते हैं कि मांग में वृद्धि होने से, मांग में वृद्धि कितनी हुई, ये डेल्टा डी की, डेल्टा डी ये दिखाता है कि मांग में वृद्धि हुई। इसके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं कि और भी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, क्योंकि और लोगों के पास पैसे हो गए, अब और भी लोग बाजार की तरफ वस्तु को खरीदने के लिए जाएंगे, तो नई मांग वक्र D2 हो सकती है। तो इस अवस्था में वस्तु की कीमत OP1 से इंक्रीज होकर OP2 हो जाए, यानी वस्तु की कीमत में और भी उछाल आ जाए। तो जैसे जैसे वस्तु की मांग में वृद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें मांग में वृद्धि होने से वस्तु की कीमत में वृद्धि देखने को मिलती है। मांग वक्र पहले डीडी है, जो पूर्ति वक्र एसएस को ई बिंदु पे काटता है, जिससे वस्तु की कीमत ओपी हुई। जैसे ही मनी की सप्लाई ज़्यादा हो गई, लोग ज़्यादा वस्तु को खरीदने के लिए बाजार आ जाएंगे, जिससे कि नई मांगों का D1 हो जाएगी और वस्तु की कीमत
वो P1 हो जाएगी, क्योंकि नई मांग वक्त D1 सप्लाई वक्त SS को E1 बिंदु पे काटेगा। अब जैसे ही पुनः और भी मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो लोगों की और वो बाजार की तरफ भागते हैं वस्तु को खरीदने के लिए, जिससे कि वस्तु की कीमत में पुनः वृद्धि होकर OP2 हो जाती है। यानी ये जो वृद्धि हमें देखने को मिल रही है वह मांग में वृद्धि होने की वजह से वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, इसलिए इसको हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट जो इन्फ्लेशन की टाइप है वो क्या है। तो नेक्स्ट इन्फ्लेशन की टाइप जो लागत के आधार पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, इसे हम लोग नए वीडियो में देखते हैं। और इस वीडियो में हमने देखा इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन कितने टाइप का है और डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है। थैंक यू।